Hello everyone, welcome to Leads Create. So today we are going to talk about last 2 months strategy for CAT 2018 for all the three sections, that is VA, LRDA and Quants. तो तुम किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी का फॉर्मेशन कर सकते हो, क्या तुमने अब तक सीखा है और किस तरह से आगे चीज़ें तुम्हें मूव ऑन करनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है स्टूडेंट्स की कि अभी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या मुझे मॉक स्टार्ट कर देने चाहिए. तो इट इज़ हाई टाइम कि अगर तुमने अभी तक मॉक स्टार्ट नहीं किए हैं देन प्लीज़ उनको स्टार्ट कर दो. प्रिपरेशन करना एक अलग बात है और उनको एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म करना चीज़ें वो अलग बात है. तो अगर तुम्हें स्ट्रेटजी नहीं पता कि मॉक्स में किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से तुम्हारे सेक्शंस पिक करने हैं, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन तुम्हें पहले पिक करना है, अगर तुमने वो चीज़ों की प्रैक्टिस ही नहीं करी है तो एग्ज़ाम कंडीशन में बहुत टफ हो जाएगा. सो बेटर है मॉक्स अभी से स्टार्ट कर दो. जो सिलेबस कंप्लीशन है वो तो कैट के बाद तक भी कभी खत्म नहीं होगा. सिलेबस चलता रहेगा. कोई नई चीज़ पढ़ोगे, पिछली चीज़ तुम्हें भूल जाएगी, तो वो धीरे धीरे जैसे तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे मॉक्स में तो कंसेप्ट्स अपने आप याद आने लग जाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट होगा तभी तुम्हें मॉक स्टार्ट करने हैं. अगर तुम्हारा 60 to 70% भी सिलेबस हो चुका है देन यू शुड स्टार्ट टेकिंग द मॉक्स नाउ. अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि तुम और वेट करते चले जाओ. मॉक्स देना स्टार्ट कर दोगे देन चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेंगी. लास्ट ईयर का सिनेरियो देख लेते हैं कि परसेंटाइल और ओवरऑल स्कोर के बीच में क्या डिफरेंस रहा था. तो 174 ओवरऑल स्कोर पे तुम्हारी जो परसेंटाइल थी वो 99 परसेंटाइल का फॉर्मेशन हुआ था. वर्बल में 99 आई थी 74 पे. LRDA में 45 पे 99 का फॉर्मेशन हुआ था. 74 पे 99 का फॉर्मेशन हुआ था क्वांट सेक्शन में. सिमिलरली फॉर 98, 95, 90, 85, 80. तो इसके अकॉर्डिंगली तुम अपने टारगेट जो है वो सेट कर सकते हो. अब मॉक्स के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ. बहुत सारी मिथ्स हैं एक्यूरेसी के रिगार्डिंग, स्केलिंग के रिगार्डिंग कि क्या इंपैक्ट पड़ते हैं एंड ऑल दैट. स्केलिंग का जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, कुछ भी उसके बारे में किसी को ऐसा नहीं पता है. लेकिन जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने जो स्टूडेंट्स देखे हैं, जो स्टूडेंट्स जो अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करते हैं, एक्यूरेसी अपनी अच्छी रखते हैं, उनके साथ स्केलिंग में कभी भी कोई चीज़ें ख़राब नहीं होती. जितना उनका रॉ स्कोर होता है उससे बेटर ही रहता है उनका स्केल स्कोर. तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ कि ख़राब हो जाए परफॉर्मेंस. काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की पड़ी रहती है कि जो टीटा क्वेश्चन है सारे के सारे अटैम्प्ट कर दूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. उन स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि उनका रॉ स्कोर जो होता है वो ज़्यादा बन रहा होता है लेकिन जो स्केल्ड होकर स्कोर आता है वो काफ़ी कम चला जाता है. सो बेटर है अपनी एक्यूरेसी पे फोकस रखो. एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं. अब टीटा में जैसे तुम बिल्कुल ही अंधी मार दो कि तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है क्वेश्चन का, लेकिन कि टीटा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं उसे अटैम्प्ट कर देता हूँ, वो सब चीज़ें छोड़ दूँ. मॉक्स के रिगार्डिंग सेंटर पे जाके मॉक्स देना स्टार्ट कर दो. उधर भी मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स मॉक्स दे रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि मोबाइल खोल के उधर से कैलकुलेशन कर रहे हैं. कोई अगर कोई वर्ड आ गया उसका मतलब नहीं पता तो गूगल पे सर्च करके वर्ड ढूंढ रहे हैं, अपने साथ वाले से ढूंढ रहे हैं. तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता. कैट में वो चीज़ें नहीं रहेगी. मॉक्स में अगर स्कोर कर भी लोगे तो कैट में वो स्कोर तुम रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे. तो बेटर है ये सब चीज़ें छोड़ दो. बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रिलैक्स्ड होकर बैठे होते हैं मॉक देने के लिए कि पीठ एकदम गिरी हुई है, शोल्डर्स गिरे हुए हैं. अटेंटिव होकर मॉक्स देना स्टार्ट करो. जैसे ऐसा फील करना स्टार्ट कर दो कि कैट ही एक्चुअल दे रहा हूँ मैं. अभी से इतने ढीले मत पढ़ो. जितना ढीले पढ़ोगे उतना ही तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी मॉक में. तो बेटर है बिल्कुल अटेंटिव होकर मॉक दो. ध्यान से, पूरा ध्यान तुम्हारा स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए. अगर तुम आरसीज रीड कर रहे हो तो ट्राई करो कि फिंगर ऊपर रखो स्क्रीन के ताकि तुम जल्दी से जल्दी उसको रीड कर सको. तो यही चीज़ें हैं जो एक 2 मिनट का जो डिफरेंस आएगा एक चीज़ में, वही तुम क्वेश्चन 1-2 ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओगे. तो इसी तरह से चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती हैं. अब तक तुमने जितने भी मॉक्स दिए हैं उससे तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि तुम्हारा क्वांट सेक्शन वीक है, LRDA सेक्शन वीक है या फिर VA सेक्शन वीक है. ठीक है. इंजीनियर्स के लिए मोस्टली क्या होता है कि उनका LRDA और क्वांट अच्छा रहता है लेकिन VA में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं जा रहा होता, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है स्कोर में. तो वो क्या सोचते हैं कि 99 में क्वांट LRDA में मार लूँगा, VA में ठीक ठाक करके मेरी ओवरऑल परसेंटेज अच्छी हो जाएगी. लेकिन अगर तुम्हारा VA में कट गया पत्ता तो बहुत सारे कॉलेजेस से कॉल्स भी कट जाएंगी. सो बेटर है अगर तुम्हारा VA सेक्शन वीक है तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. ये मत सोचो कि कैट में हो जाएगा, मॉक्स में नहीं हो रहा. तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी कैट में भी होगा. अब वर्बल सेक्शन भी अगर तुम्हारा वीक है तो वर्बल सेक्शन वीक होने के भी क्या क्या कारण हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक्यूरेसी जो है पीजेस में कम आती है बिकॉज ऑफ द टीटा. एक्यूरेसी इशू बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी 20 to 30% एक्यूरेसी आ रही है. तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अराउंड 10 मिनट्स स्पेंड करते हैं 4 पीजेस पे. उनमें से उनका एक पीजे ही सही होता है. तो अगर तुम्हारा एक पीजे सही हो रहा है तो 3 मार्क्स तुम्हें वहाँ से मिले. 3 पीजे तुमने जो गलत कर दिए वहाँ से तुम्हें 3 मार्क्स नेगेटिव भी हो गए, 0 हो गए. तुम्हारी एक्यूरेसी भी डाउन हुई तो नेगेटिव स्केलिंग भी होगी. सो बेटर है
कि अगर तुम्हारे पीजे स्ट्रांग नहीं है, ट्राई करो कि कैट तक तुम फोकस कर पाओ, लेकिन फिर भी अगर चीज़ें वर्क नहीं करती सो बेटर है कि पीजेस को एग्जाम कंडीशन में लीव कर दो। एक बार देख लो कि अगर उनमें से कोई भी ईजी है तो उसको फटाफट से अटेम्प्ट कर लो, बाकी पीजेस लीव कर दो। बेटर है वो जो टाइम तुम्हारा बचेगा उसमें तुम एक आरसी और अटेम्प्ट कर लेना। आरसीज में तुम अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, समरी में तुम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। एक और जो चीज़ है ऑड मैन आउट, लास्ट ईयर भी एग्जाम में ऑड मैन आउट आए थे तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, ऑड मैन आउट आता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हो। ऑड मैन आउट में एक ऑप्शन तुम्हें डालना है, तुम पैरा जंपल का पूरा फॉर्मेशन बना देते हो, सीक्वेंस लिख देते हो। मॉक्स में भी ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को सही से रीड नहीं करते, ऑड मैन आउट आता है और पीजे के लिए पूरा पूरा डाल देते हैं सीक्वेंस की ACBDE ऐसा सीक्वेंस आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको चीज़ें आती होती है लेकिन एग्जाम में सिली मिस्टेक्स की वजह से परसेंटाइल बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने का ट्राई करो। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को निगलेक्ट करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारा VA वीक है तो VA पे अभी से फोकस करो, अगर तुम्हारा LRDA वीक है तो LRDA पे फोकस करो, और अगर तुम्हारा क्वांट वीक है तो उस पर फोकस करो। सारी चीज़ें साथ में लेके चलोगे तभी तुम्हारा स्कोर जो है वो बैलेंस स्कोर आएगा। आरसीज के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच जो है उसको सीखने का ट्राई करो, उससे तुम्हारी एक्यूरेसी थोड़ी बिल्ड होगी। जो मॉक्स में तुम्हारे आरसीज आते हैं, लास्ट ईयर कैट के भी आरसीज तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो देखो कि पर्टिकुलर ऑप्शन उन्होंने क्यों चूज़ करी है, बाकी की ऑप्शन उन्होंने क्यों निगलेक्ट कर दी, उनमें क्या मिस्टेक थी। तो इसी तरह से जो है अपनी अप्रोच डेवलप करने का स्टार्ट करो। नाउ LRDA सेक्शन के लिए सिमिलरली अगर तुम्हारा LR वीक है तो LR पे फोकस करो, और DI वीक है तो DI पे फोकस करो। मैंने स्ट्रेटजी फॉर्मेशन करा था लास्ट वीडियो में, तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, अगर आपने वो नहीं देखा है देन प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लो। अगर तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो कुछ सेट्स को पिक करो और उनको सॉल्व करने का ट्राई करो। लास्ट 2 मंथ्स में ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, सो बेटर है जितना चीज़ें तुम सीख चुके हो उनको अच्छे से रेप्लिकेट कर पाओ एग्जाम कंडीशन में, तो अच्छी स्ट्रेटजी बनाने का ट्राई करो। अगर 60% तुम्हारी प्रिपरेशन है तो 40% तुम्हारी मॉक टेकिंग स्ट्रेटजी भी है जो तुम्हें हेल्प करेगी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। सिमिलरली फॉर क्वांट सेक्शन, क्वांट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्वांट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और ईगो पे लेके अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा फंस जाता है। अगर तुम्हारी अरिथमेटिक स्ट्रांग है और अरिथमेटिक से क्वेश्चन आ गया, तुम सोचते हो यार मेरी तो अरिथमेटिक स्ट्रांग है, मैं तो करके रहूँगा, तो ईगो इश्यूज ना लेके आओ। तुम एक क्वेश्चन पे 6 to 7 मिनट्स अगर वेस्ट कर दोगे तो बाकी की चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएंगी। अब क्वांट सेक्शन के लिए जो मॉक देना है उसके लिए नॉर्मली जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं 80 to 90% स्टूडेंट्स वो यही स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि 1 गो में पूरा पेपर अटैम्प्ट करने का ट्राई करते हैं। बहुत रेयर स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 5 to 6% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 2 गोज में देने का ट्राई करते हैं एग्ज़ाम, और बहुत ही रेयर हैं ऐसे जो 3 बार में एग्ज़ाम देने का ट्राई करते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो बता देता हूँ। 1 गो में ऐसा कि जैसे 18 to 90% स्टूडेंट्स जो ये चीज़ें करते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आया उस पर 2-3 मिनट लगाए, सॉल्व हुआ ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 2-3 मिनट और लगाए, सॉल्व हुआ तो ठीक, नेक्स्ट पे मूव किए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किए। तो इस तरह से वो मुश्किल से मुश्किल 28 to 29 क्वेश्चन पे पहुंच पाते हैं और लास्ट के 4 to 5 क्वेश्चन उनके ऐसे रह ही जाते हैं जो वो देख भी नहीं पाते हैं। तो इस अप्रोच के साथ सबसे बड़ा इशू यही है कि अगर लास्ट में तुम्हारे पास बहुत सारे इजी क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे तो तुम वो इजी क्वेश्चंस को देख भी नहीं पाओगे और अटैम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी प्रिपरेशन है तो 2 गोज में पेपर देने का ट्राई करो। फर्स्ट गो में सारे के सारे इजी क्वेश्चन गो थ्रू करो ताकि तुम 34th क्वेश्चन तक पहुंच पाओ, जितने भी इजी क्वेश्चन हो तुम उनको पिक कर पाओ और उसके अकॉर्डिंगली तुम अपने आंसर कर दो। फिर सेकंड गो में आओ, जो मीडियम लेवल क्वेश्चन तुम्हें लगते हैं उनमें थोड़ा और टाइम स्पेंड करके सॉल्व करने का ट्राई करो। इससे तुम्हारा स्कोर जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। अगर तुम्हारे 20 स्कोर आ रहा है और तुम्हारी अटैम्प्ट भी 20 हैं तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि तुम्हें कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा पुअर है, तुम्हारी 50% के अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेसी आ रही है। सो बेटर है अपनी चीज़ें जो है इम्प्रूव करो, एक्यूरेसी इम्प्रूव करो। एक्यूरेसी इम्प्रूव करोगे तो तुम्हारा स्केलिंग पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। रॉ स्कोर कितना होगा मेरा, उसके बाद मेरा स्केल स्कोर कितना आएगा, ये सब क्वेरीज मत पूछो। मेन तुम्हारा फोकस यही होना चाहिए कि मुझे अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अगर एक्यूरेसी मेंटेन रखोगे तुम्हारा स्केल स्कोर अच्छा आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर तुम्हारा रॉ स्कोर 140 है तो तुम्हारा स्केल स्कोर 150 आए। किसी स्टूडेंट का स्केल स्कोर 150 भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट का स्केल स्कोर 130 भी हो सकता है। दैट विल डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी। कोई और पैरामीटर नहीं है एग्जाम में। ये तो नहीं है कि तुमने अगर 2 मिनट में क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि हर सेक्शन के लिए 60 मिनट्स दिए हुए हैं उन्होंने, तो मिनट्स के ऊपर तो वो जज नहीं कर सकते, तो वो एक्यूरेसी पे ही जज करेंगे स्केलिंग को। सो बेटर है अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने का ट्राई करो, उसी से तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो सही ट्रैक पे मूव कर जाएंगी। VA, क्वांट और LRDA के लिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी बूस्टर कोर्स देन ऑल्सो अभी VA के लिए जो बूस्टर कोर्स है जस्ट स्टार्ट हुआ है, क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, उसमें बिल्कुल कैरेक्टर ओरिएंटेड चीज़ें होने वाली हैं।
तो इफ़ यू वांट सम प्रैक्टिस फॉर दैट देन तुम VA बूस्टर कोर्स भी ले सकते हो। अगर तुम सेल्फ स्टडी करना चाहते हो देन ऑल्सो इट इज़ वेल एंड गुड। सेल्फ स्टडी से भी चीज़ें इजीली क्रैक हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोवाइडेड कि तुम अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करके चलो। रेगुलर बेसिस पे अगर चीज़ें सॉल्व करते जाओगे तो चीज़ें तुम्हारी इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, सेम गोज फॉर LRDA बूस्टर कोर्स भी अभी अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू देन यू कैन ज्वाइन। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे मैं सेट्स भी पोस्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी वीडियोस पोस्टेड हैं, उनको भी गो थ्रू कर सकते हो। बूस्टर क्लासेस तुम्हारी ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स की चल रही हैं उनका LR एंड DI कवर हो ही रहा है। और क्वांट सेक्शन के लिए भी सिमिलरली, क्वांट सेक्शन के लिए QA बूस्टर जो है वो स्टार्ट होने वाला है 6 अक्टूबर से। फर्स्ट क्लास होगी 6 अक्टूबर को। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर QA बूस्टर देन यू कैन ऑल्सो एनरोल। QA बूस्टर का मैं पैटर्न बता देता हूँ। अलजेब्रा, अरिथमेटिक, देन ज्योमेट्री से सबसे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देन वी हैव PNC प्रोबेबिलिटी एंड देन वी हैव नंबर्स। अब इन सारे के सारे सेक्शंस में से, जैसे कि अलजेब्रा में से हम अराउंड 150 to 160 क्वेश्चंस जो होंगे हर लेवल के और हर कंसेप्ट को कवर करते हुए, सारे के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। उससे जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। अब सिमिलरली अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, PNC प्रोबेबिलिटी और नंबर्स में हम 150 to 160 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कल से जो मुझे क्वेरीज आ रही हैं, अराउंड 12 to 13 स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें पूछी हैं कि क्या क्वांट बूस्टर, अभी जो मेरा स्कोर 50+ आ रहा है क्वांट में, क्या मेरा स्कोर 70+ हो जाएगा, क्या मेरा स्कोर 80+ हो जाएगा, मेरा ओवरऑल स्कोर 150 आ रहा है, क्या मेरा ओवरऑल स्कोर 170 हो जाएगा। तो बेटा ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती। ठीक है, हम यही ट्राई करेंगे कि सारी की सारी चीज़ें हम क्लासेस में कवर कर दें। जो भी कंसेप्ट्स कवर करेंगे अराउंड, अगर तुम्हारे 34 क्वेश्चन आ रहे हैं क्वांट में, तो अराउंड 30 to 32 क्वेश्चन तुम्हारे उन्हीं कंसेप्ट में से आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। अब ये चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि तुम एग्जाम कंडीशन में किस तरह से एप्लीकेट करते हो। अगर तुमने पढ़ाई चीज़ें भी, तुमने एक स्टेटमेंट गलत पढ़ के रॉन्ग कर दी उस टाइम पे, तो स्कोर के ऊपर हम नहीं जज कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने कुछ क्लासेस में पढ़ाई हैं चीज़ें, तो उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर कैट में तुम्हें क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसे ही क्वेश्चन आए, वही क्वेश्चन आ जाएंगे सेम के सेम उठ के, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम गारंटी भी नहीं देते। हम यही चीज़ बोल सकते हैं कि जो क्लासेस में हम कंसेप्ट्स पढ़ाएंगे वही उन्हीं चीज़ों में से तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी अब तुम पे डिपेंड करेंगी वो चीज़ें तुमने सीखी हैं और उन चीज़ों को तुम किस तरह से एग्जाम कंडीशंस में परफॉर्म कर पाते हो। थोड़ा सीरियस हो जाओ, लास्ट फेज है तुम्हारा। रेगुलर बेसिस पे अगर तुम 7 to 8 आवर्स की स्लीप ले रहे थे अब तक, स्लीप थोड़ी कम कर दो, 5 to 6 आवर्स सोने का ट्राई, एक्सटेंड कर पाओ अपना प्रिपरेशन का टाइम। यही चीज़ तुम्हारी फोकस होनी चाहिए। बार बार ये टाइम नहीं आएगा, सो जितना तुम स्ट्रेच कर पाओ उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।